अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार में स्कूल बस पर होने वाले खुदकुश हमले में 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद जबकि 38 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक इस हमले की मनसूबाबंदी इंडिया में की गई थी और बलोचिस्तान में इंडियन प्रॉक्सीज ने इस भयानक कार्रवाई को सर अंजाम दिया था। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि BLA और BLF इंडिया के ईमा पर मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। इस रियासत ने हमेशा से माँ का किरदार अदा करने की कोशिश की है। इस रियासत को अब हार्डन स्टेट बनाना है और ये रियासत अब हार्डन स्टेट बनेगी, हार्श स्टेट नहीं, हार्ड स्टेट। और ये हार्ड स्टेट बनेगी तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और बलूचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ। मेरा आपसे वादा है, मैंने कहा था ना कि सड़कें बंद नहीं होंगी, तो अब सड़कें बंद नहीं होती हैं। ये भी मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला इस बलूचिस्तान का अमन लौटेगा और इनको चुन चुन के मारेंगे। इंडिया की वजारत खारजा ने खुजदार हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसमें इंडिया के मुलव्वस होने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज हंगामी दौरे पर क्वेटा पहुंचे, जहां उन्होंने सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास की सदारत की। इससे कबल वज़ीर आज़म का कहना था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला उनका था और उन्होंने कहा कि मैं कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले नवाज शरीफ से मुशावरत ज़रूर करता हूँ। इससे कबल पाकिस्तान की तारीख में फील्ड मार्शल का ओहदा सिर्फ साबिक मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान के पास ही रहा था और उन्होंने ये ओहदा अपने आप को खुद दिया था। इंडिया से मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जब भी इंडिया से बात होगी वो कश्मीर पानी तजारत और दहशत गर्दी के मौज़ूआत पर होगी। इनका कहना था कि दहशत गर्दी से मुतल्लिक मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। ताहम वज़ीर आज़म का कहना था कि इंडिया ताहाल किसी तीसरे मुल्क में मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है, जबकि इंडिया का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान से सिर्फ दहशत गर्दी के मौजू पर ही बात हो सकती है और अपने इस मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए भारत ने 7 सफारती वफूद तश्कील दिए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी एक वफ़द जो है वो तश्कील दिया है, जिसके एक अहम हिस्सा साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर दिफ़ा हैं वो खुरम दस्तगीर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खुरम साहब, आपके सामने यू हैव अ टफ टास्क अहेड। आज भी आप इस्लामाबाद के अंदर हैं, कल आपने इस्लामाबाद फ़ॉरेन ऑफिस में ब्रीफिंग भी ली, तो आपके टॉकिंग पॉइंट्स क्या होंगे और आपके सामने क्या शवाहिद रखे गए हैं हिंदुस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से? जी, हम समझें कि कल हमने एक गुफ्तगू का आगाज़ किया और अभी हम मज़ीद इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी, उसको रिफ़ाइन करेंगे, लेकिन जो एजेंडा है बड़ा वाज़ेह है। एक तो जिसका आपने जिक्र कर दिया है कि वो शवाहिद जो हिंदुस्तान के पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के हैं, जो टेरर फाइनेंसिंग में वो इन्वॉल्व हैं, और तीसरा जिसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी है कि हिंदुस्तान ने क्या, जिस तरह वो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में बाकायदा एक असैसिनेशन कैंपेन की है, वो 22 लोग तक क्लेम करते हैं उनके कुछ लोग, उसकी क्या कितनी एविडेंस है हमारे पास जो असैसिनेशन कैंपेन है, जिस तरह की उन्होंने अमेरिका में और कनाडा में, लाहौर में जो टारगेट किलिंग, लाहौर में भी टारगेट किलिंग की, लेकिन अभी भी जो मुख्तलिफ किलिंग्स हो रही हैं, मसलन ये कि जो 2 दिन पहले बदीन में एक किलिंग हुई एक मजहबी रहनुमा की, तो अमेरिका के ये हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि ये तो लश्कर तैयबा के कोई नेपाल के थे कमांडर थे जिनको हमने, सो इट्स ए बड़ा सीरियस इशू है और ये इसके ऊपर बाकायदा एक अलहदा ब्रीफिंग होने जा रही है इन तमाम शवाहिद के ऊपर कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। एक डॉसिए तो बन गया है, लेकिन हम खुद भी उसको सारा वेट करेंगे। तो एक तो टेररिज्म का और ये असैसिनेशन का सब्जेक्ट है जो उठाना है। दूसरा इशू ऑफ कोर्स जो हिंदुस्तान की, जिसे हम कहते हैं कि हाइड्रो टेररिज्म है, जो उन्होंने पानी को घसीट लिया है उसके अंदर। और एक तो ये है कि हिंदुस्तान, जिस तरह उसने कहा जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को इन एबेंस करते हैं, वो नहीं कर सकते। तो लिहाजा एक तो ये बात है कि हिंदुस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क है जो अपनी मर्ज़ी से इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं उनको सस्पेंड करता है। लेकिन उसके पीछे एक और भी इशू है, क्योंकि पानी एक तहजीबी वर्सा है और जो दरियाए सिंध इट्स इंडस सिविलाइजेशन है, दरियाए सिंध की तहजीब है पूरी और वो हज़ारों सालों से है। तो अगर वो पानी रोकते हैं, जो कहते हैं जी एक कतरा नहीं जाने देंगे, तो वहाँ फिर क्या वो 25 करोड़ पाकिस्तानी जिनके बहुत बड़ी तादाद उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी ज़िंदगियाँ, उनका कारोबार, उनकी ज़राअत,
उनकी तहजीब बाकायदा वो पूरी, तो लिहाजा ये भी दुनिया पर वाज़े करना है कि ये सिर्फ कोई डॉलर्स का मामला नहीं कि पानी नहीं आएगा तो पाकिस्तान की पूरी तहजीब उस पानी से जुड़ी हुई है। तो लिहाजा हमें ये भी एक एजेंडा है कि हम जो माहौलियाती तंजीमें हैं उनसे भी रब्ता करेंगे इस मामले में, जो पानी के मुतल्लिक तंजीमें हैं उनसे भी बात करेंगे, जो थिंक टैंक्स हैं, दूसरी एसोसिएशंस हैं। तो एक तो पानी का पूरा मामला है। तीसरा जो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है जो अहम है, हिंदुस्तान ने जो बहुत ही मुजरमाना गैर जिम्मेदारी दिखाई है इस मार्का हक के दौरान, जो आखिरी दिन उन्होंने 10 मई की सुबह ब्राह्मोस मिज़ाइल का इस्तेमाल किया है, जो कि एक बैलिस्टिक मिज़ाइल है, जो कि न्यूक्लियर केपेबल है, यानी वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकता है, जिसकी वजह से फिर फाइनल एस्केलेशन हुई और ये सीज़ फायर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर वार्न किया कि ये तो अनएक्सेप्टेबल है। तो दुनिया पर यह भी वाजे करना है कि ये एक गैर जिम्मेदार रियासत है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, इस हवाले से भी इंतहाई गैर जिम्मेदार रियासत है, जो अपने एक्शन की वजह से, हालांकि पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेन किया, अपने एक्शन की वजह से इस खित्ते को और पूरी दुनिया को जंग के दहाने पर ले आए थे। मगर उन्होंने भी हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमने जो है वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन, जी उन्होंने शाहीन, देखिए प्रिसाइसली वही बात है कि हम, और वेरी अर्ली ऑन इन द कॉन्फ्लिक्ट वो इल्जाम लगा गए, तो वुडंट इट लुक लाइक कि जी हम, चूंकि उन्होंने इल्जाम लगाया तो हम काउंटर इल्जाम लगा रहे हैं। खुद क्लेम किया ना, उस सुबह क्लेम किया कि वो ब्राह्मोस मिसाइल से जिनके जरिए उन्होंने नूर खान बेस को, उन्होंने तो खुद कहा है, मगर हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो ड्रोन्स के ऊपर हमारा, लेकिन हम देखिए, हमारा जो काउंटर अटैक था वो तो था S-400 के ऊपर। उस दिन तो हमने उनके जो जहाज थे वो नहीं गिराए, हमने जहाज तो 7 तारीख की सुबह गिराए थे। लेकिन जो असल एसेंशियल है कि हिंदुस्तान एक गैर जिम्मेदार, गासिब और इन माय व्यू अंग्रेजी का जो लफ्ज़ रोग है, लेकिन बदमाश रियासत है। तो ये जो एडवोकेसी है दुनिया के सामने रखनी है, और ये एक ऐसी रियासत है जो अब देखिए हमने उनसे कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, उन्होंने कहा हम नहीं कराएंगे। हमने कहा जी आप सालसी करा लें, और सदर ट्रंप ने कहा भी, उन्होंने कहा हम नहीं कराएंगे। हमने उन्हें कहा जी अब गुफ्तगू करें, उन्होंने कहा जी हम डायलॉग भी नहीं करेंगे। तो एक ऐसी गैर जिम्मेदार रियासत है जो अपना एक्शन भी, उसके जो अमल है वो भी गैर जिम्मेदार है, और जो किसी किस्म की ना डायलॉग करना चाहते हैं, ना सालसी करना चाहते हैं, ना ही वो चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो जो उनके इल्ज़ामात हैं। अब ये जो आपका वफ्द है, ये अब ज़्यादातर वेस्टर्न ममालिक के अंदर जाएगा, ज़ाहिर है अमरीका जाएगा। तो हमने वहाँ पे जो वहाँ के बड़े वेल नोन ओपिनियन मेकर हैं माइकल कुगलमन, और वो माहिर अमूर जनूबी एशिया हैं, विल्सन सेंटर के साथ वो मुंसलिक थे। उनसे हमने बराह रास्त वाशिंगटन में बात की और उनसे हमने पूछा कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे, हमारा वफ्द वहाँ पहुँचेगा, तो किस किस्म के सख्त सवालात का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो आइए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। The issue of cross-border terrorism emanating from Pakistan, as defined by the U.S. and India, has continued to be a key focus and priority in the U.S.-India relationship. You know, when Prime Minister Modi was in Washington in February for his meeting with President Trump, you know, not surprisingly, their joint statement underscored the importance of Pakistan cracking down on cross-border terrorism. That will continue. But I think that the big challenge here for Pakistan will be less so the world and more so India itself. India, I think, one of the many things that we'll try to do to raise the costs for Pakistan of continuing to sponsor these anti-India actors, as defined by India, is to pressure groups like FATF, which of course is the terrorist financing watchdog, which previously had put Pakistan on a gray list. I suspect that India will try to lead efforts to get FATF to bring more attention on Pakistan for these issues. And we know that Pakistan was removed from being on the gray list not too long ago. I suspect that FATF is going to be a key area where India will try to target its attention, and it'll look to try to get support from other key members of FATF, including the United States, toward that effort. Well, I mean, I think that one of the hardest questions that they'll face is the fact that you do continue to have actors that are hostile to India in Pakistan, and I think that they'll also face heat over this idea that Pakistan will crack down on these actors only selectively and only when there's pressure, such as when FATF is applying pressure on Pakistan. And, you know, Washington is a town that, you know, essentially will defer to the Indian position on this issue of
cross-border terrorism emanating from Pakistan. Maybe not quite as strong of a position as India would take, but the U.S. is concerned about the continued presence, as it describes it, of infrastructure actors and others that are that embody this anti-India actor, so to speak. So, खुर्रम साहब, आपने देख लिया कि अमेरिका में क्या थिंकिंग है इस वक्त। माइकल कुगलमैन बड़े आराम से बता रहे थे, बड़ी क्लियरली बता रहे थे। वो ये कहते हैं कि जी हम कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, देयर गोइंग टू बी वेरी फ्यू टेकर्स इन वाशिंगटन ओवर दिस। फिर वो ये कहते हैं कि आपको इवेंचुअली लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस ने इनको डेजिग्नेट किया हुआ है एज टेरर ग्रुप्स। मुंबई अटैक्स के अंदर यूएस सिटीजन्स जो थे वो मारे गए थे, और उन्हीं की जो एविडेंस थी वो हिंदुस्तान को दी गई थी। हमारे पास क्या जवाब है इन चीज़ों का? पहला जवाब ये है कि सब लोग टाइम वॉर्प में रह रहे हैं। ये 2019 के पाकिस्तान को डील कर रहे हैं जो हर लिहाज से तब्दील हो चुका है। तो लिहाजा इनकी जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद की जो गुफ्तगू है, हमारा जवाब ये होगा कि आप हमें एविडेंस दें कि क्या आज भी वो पाकिस्तान में एक्टिव हैं, क्या वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या वो रिक्रूट कर रहे हैं, क्या वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और ये नहीं कर रहे। तो लिहाजा वो अपनी लिस्टें लेकर बैठे हुए हैं। हमें मालूम है हिंदुस्तान कि जी ये लोग हैं, इनको पकड़ें, इनको जेल में डालें। लेकिन मैं बड़े वसूख से अभी मैं कहूँ, हम उनसे कहेंगे आप हमें बताएं कि क्या एविडेंस है कि ये दो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान ने भी कालादम करार दी हुई हैं, आज पाकिस्तान में एक्टिवली काम कर रही है, नहीं कर रही। तो लिहाजा वो माजी की जंगें तो हम लामहदूद तक लड़ सकते हैं ना, कि जी आज भी मुझे पूरी तवक्को है कि जब अमेरिका जाएंगे तो वो ओसामा बिन लादेन का मामला कोई उठा देगा या कोई मीडिया पर उठा देगा कि देखें वो तो आपके मुल्क से। लेकिन वो पाकिस्तान आज वो नहीं है, उसकी अस्करी क़ियादत वो नहीं है, उसकी सिविलियन क़ियादत वो नहीं है। और वो पाकिस्तान जिसने बहुत मुश्किल से आज से 3 से 2.5 साल पहले 2022 में FATF जो निकला है, और जिसके लिए हमने जिस किस्म की भरपूर कानून साजी की, उसके लिए एक्शंस लिए, उन्होंने अब साबित करना है कि क्या ये वही पाकिस्तान है। और ख़ास तौर पे अमेरिका जो है, मैं कुगलमैन साहब से एग्री नहीं करता कि अब अमेरिका में हिंदुस्तान को एक जैसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलेगी। क्यों नहीं एग्री करते? आपको क्या इंडिकेशंस? जी दो वजूहात से। एक तो खैर सदर ट्रंप की, जो देखिए ना, सदर ट्रंप ने पहले ट्वीट में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो हिंदुस्तान के लिए जहर कातिल हैं। फर्स्ट ट्वीट में क्या था? मीडिएशन। दूसरे ट्वीट में क्या था? कश्मीर। और रूबियो के ट्वीट में क्या था? कि हम गुफ्तगू कराएंगे डिफरेंट इशूज़ के ऊपर। अब हिंदुस्तान इन सब चीज़ों में मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका ने तो कह दिया ये बात कि जी हम मीडिएशन भी करें। मीडिएशन हुई है और करेंगे। कश्मीर पर बात हम करेंगे, हम दूसरे इशूज़ पर बात करेंगे। क्या हुआ असल में? 2 बातें हुई हैं। अमेरिका हिंदुस्तान से फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि हिंदुस्तान उनके लिए, जो अमेरिका का ख्याल था कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यानी जब वो चाहेंगे वो उसको चाइना के खिलाफ मिलिटरीली इस्तेमाल कर सकेंगे, जो इंडिया ने वो नहीं किया और 25 साल से नहीं किया। मसलन वो क्वाड में उनकी बहुत सारी जो SCO बना लिया, ब्रिक्स में चले गए। ठीक है, अभी आई थिंक जो कहते हैं ना वो द स्ट्रॉ दैट, तो हम भी गए। हाँ, नहीं तो हमारे साथ तो वैसे ही वो मुखासमत में है ना, लेकिन वो मुखासमत में कमी उस भी मैं आता हूँ। जो इस इशू ये है कि फाइनली कहते हैं द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाज यूक्रेन, कि मगरिब ने इकट्ठे होकर कहा हिंदुस्तान से कि आप हमारे सपोर्ट करें, और वो फिर जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पर्दा डाल के वो पीछे हट गए। तो लिहाजा वेस्ट में एक फ्रस्ट्रेशन है कि वो, क्योंकि चीन के साथ चीन की मुखासमत बढ़ रही है, और वो देखते हैं कि चाइना जो हिंदुस्तान है जिसने 2020 में चीन से डंडों से मार खा ली थी, तो वो समझ रहे हैं कि वो जो उनका ये ख्याल था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा, वो नहीं है। और मैंने ये बात जो क्वाड वाले, इंडिया सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहा है। इंडिया सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहा है, और जो उसकी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसमें वो डिलीवर नहीं कर रहा। दूसरा जो सदर ट्रंप ने बड़ी अहम बात की है, जो आप उस पर गौर करें, इंडिया पूरी दुनिया में बदनाम है इम्पोर्ट टैरिफ्स के ऊपर और नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर। और सदर ट्रंप ने ये कहा कि जी हम तो, इंडिया तो बहुत टैरिफ्स लगाए हुए हैं, और मैं तो कहूँगा एप्पल से कि वो अपना आईफोन। तो वहाँ से ये फ्रस्ट्रेशन जो बहुत देर से अमेरिकी कंपनियों की है, लेकिन वो चूँकि इतनी बड़ी मार्केट थी तो उसके लिए वो अपना कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। सदर ट्रंप ने बात खोल दी है कि भाई आप अगर हम जितने मर्जी हमारे एलाय हों, अगर आप हमारे साथ सौदा नहीं कर रहे ट्रेड के ऊपर, हमारे लिए टैरिफ्स नहीं खोल रहे,
तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपको। तो ये जो इशू मगर उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम बात करना चाहते थे और हमने बात की हिंदुस्तान से ट्रेड के ऊपर, हमने कहा तुम लड़ाई बंद करो, फिर हम तुम्हारे साथ ट्रेड कंसेशंस देंगे। और फिर इंडिया के जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कंफर्म किया कि ट्रेड की कभी कोई बात नहीं हुई थी। इसीलिए जो असल बात है कि मिस्टर कुगलमैन जो भी वो कहें, फैक्ट ये है कि 2019 में जिस सूरत और तेजी से अमेरिका की प्रो इंडिया स्टेटमेंट आई थी वो नहीं आई, किसी मुल्क से नहीं। मगर इधर एक खुरम साहब एक वक्फा शामिल करते हैं। कश्मीर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बहुत अहम इशू है। वो जाहिर है फिर से उजागर हुआ है इस तनाज़े के बाद, मगर फिर भी हमें पूछना तो होगा अमरीकी तज्ज़ियाकारों से कि वहाँ पे जो सदर ट्रंप हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कश्मीर के बारे में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तनाज़ा जो है वो 1500 साल पुराना है, उन्होंने ये कहा। तो और फिर उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के ऊपर भी बातचीत करना चाहता हूँ। तो कितने संजीदा हैं वो इसके बारे में, वो भी हम उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जनाब खुरम दस्तगीर साहब, और वो उस वफद के अंदर शामिल होंगे जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का जो केस है प्लीड करेगा और हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान जो एक कशीदगी रही है उसके अंदर अपना मौक़िफ़, मुल्क का मौक़िफ़ सामने रखेगा। खुरम साहब, जब आप अमेरिका जाएंगे तो कश्मीर का मसला भी सामने आएगा। अब सदर ट्रंप ये कह चुके हैं कि जी कश्मीर के मसले के ऊपर मैं सालसी का किरदार अदा कर सकता हूँ, मगर फिर उन्होंने ये भी कहा जी मैं 1500 साल से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं। सो इट ऑल्सो शोज़ कि उनका कितनी नॉलेज है इस इशू के ऊपर। तो हमने माइकल कुगलमैन जो वहाँ पे तज्ज़ियाकार हैं वाशिंगटन के अंदर बैठे हुए, उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान जो है वो सदर ट्रंप के ऊपर बैंक कर सकता है कि जी कश्मीर का इशू जो है उसके ऊपर वो सालसी का किरदार अदा करे। तो उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। So, no, I don't think that President Trump is someone that Pakistan could bank on in terms of trying to address or help address Pakistan's concerns and interest involving Kashmir. First of all, Trump's comments, his push for a resolution to Kashmir does not represent U.S. policy. This is simply him speaking in his own capacity. It's notable that we have not heard or seen any other U.S. officials say anything about Kashmir, about the Kashmir dispute since Trump's comments. I think that Washington's priority moving forward since the ceasefire has been to do what it can to ensure that the ceasefire remains intact. So we are not, and quite frankly, I don't think that we should expect the last few days to be something that really strengthens U.S.-Pakistan relations. At the end of the day, U.S. interests in Pakistan are relatively limited. I think that President Trump, when he thinks of Pakistan, he'll think about the issue of critical minerals. We know that that's something that this administration really wants to pursue, how it could make some efforts to invest in Pakistan's critical minerals. There might be some interest in maintaining some counterterrorism cooperation between the U.S. and Pakistan. But because Trump's comments do not reflect U.S. policy, and because those in the administration that do understand the Kashmir issue and its sensitivities and all, I think they will recognize that it actually is not good for U.S. relations with India if the U.S. continues to push for a resolution of Kashmir, because, as you know, India's position has long been that there should be no external mediation, and I think that many in Washington understand that and would want to maintain that position. So I really don't think that we're going to see much come from Trump's comments about Kashmir. So खुरम दस्तगीर साहब जी, इस मामले में कुगलमैन से एग्री करूंगा। Really? Yes. क्योंकि अगर हमने कश्मीर को मसला बनाकर पेश किया तो फिर तो उसका हल नहीं होगा। कश्मीर को हल बनाकर पेश करना कि ये जो हिंदुस्तान की दहशत करती है, उसकी जो आबी जारहियत है, उसकी जो जौहरी जारहियत है और गैर जिम्मेदारी है, अगर आप इसका मुस्तकिल हल चाहते हैं तो फिर कश्मीर अंदर आना पड़ेगा। सो कश्मीर को अगर अलहदा प्रेजेंट किया तो बिल्कुल कुगलमैन साहब से दुरुस्त कह रहे हैं, उसके कोई टेकर्स नहीं है वाशिंगटन में। लेकिन जब हम ये जो आर्ग्यूमेंट है जो हमारा कि यूएस को हमने ये कन्विंस करना है कि हिंदुस्तान टेररिज्म करवा रहा है, हिंदुस्तान असैसिनेशंस करवा रहा है, हिंदुस्तान ने पानी का मसला छेड़ कर
जो है ना सिर्फ एक गैर जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया जो ट्रीटीज को तोड़ देते हैं, लेकिन दायरा सदर ट्रंप के लिए वो भी कोई इतनी अहम बात नहीं है। लेकिन वो जो सिविलाइजेशनल इशू है ये भी मसलन बाज़ ममालिक के लिए और इवन अमेरिका के लिए बड़ा अहम बात है कि अगर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो कश्तियाँ भर के फिर यूरोप जाएंगे और अमेरिका जाएंगे। बैक टू कश्मीर, हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि जी यूएन रेजोल्यूशंस जो है उसके तहत हमें चलना है। अब यूएन रेजोल्यूशंस के अंदर ये है कि प्लेबिसिट हो, प्लेबिसिट के अंदर ये है कि जी आप कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या हिंदुस्तान के साथ, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो क्या हम उसको अबैंडन करके कोई और मौक़िफ़ अपनाएंगे? अभी तो हम अबैंडन नहीं, इस स्टेज पे तो ये दिस इज़ टू अर्ली। ये तो अगर कोई बहुत आगे नेगोशिएशन आती है और हिंदुस्तान के साथ हमारी बात होती है तब एक ये फाइनल ऑप्शन है इस सारे मामले को। बट व्हाट आर वी होपिंग देन फॉर सदर ट्रम्प टू डू? वो क्या करेंगे? सालसी का किरदार फिर कैसे अदा करेंगे? सबसे पहले उनसे मुतालबा ये है कि वो हिंदुस्तान को दहशतगर्दी, असैसिनेशन, इंडस वाटर्स ट्रीटी और न्यूक्लियर ये जो उनकी गैर जिम्मेदार हरकत है उसके ऊपर टेबल पर लाएं। देखिए ये पूरी दुनिया को एक बात समझानी है कि ये नहीं हो सकता कि मेरे मुल्क में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो और मैं जो हमसाया मुल्क है जो एक जौहरी ताकत है मैं उस पर मिसाइल दागना शुरू कर दूं बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। देखिए इसलिए तो मैंने कहा कि एक ऐसा मुल्क है जो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराना चाहता, जो सालसी भी नहीं कराना चाहता और जो बात भी नहीं करना चाहता। तो फिर ये जो आर्गुमेंट है जो कि पहले इसके टेकर्स थे इस वजह से भी, और ये आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान की ऑटोमेटिक सपोर्ट आती थी वो अमेरिका और मगरिब की जो अफगानिस्तान में फ्रस्ट्रेशन थी पाकिस्तान से उसका नतीजा थी। अब चूंकि वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, अफगानिस्तान से निकले हुए उन्हें 4 साल हो गए, 2021 से वो निकले हुए हैं, तो लिहाजा वो जो ऑटोमेटिक उनका ख्याल, और इसीलिए ये एक वजह है कि वो जो फ्रस्ट्रेशन थी पाकिस्तान के साथ तालिबान के मामले में, अब चूंकि वो नहीं है और तालिबान वहाँ मौजूद हैं, तो लिहाजा हिंदुस्तान को ये भी एक वजह है कि उसको सवाई इसराइल को और दुनिया के किसी मुल्क से हमायत नहीं मिली। मगर अगर कश्मीर के मसले को भी हम एक तरफ रखें, आपने कहा कि जी एविडेंस की बुनियाद के ऊपर बात करनी चाहिए, तो आज हमने देखा कि जो भी खुजदार के अंदर हुआ वहाँ पे स्कूल के बच्चों को टारगेट किया गया, उसकी फौरी बाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये कह दिया और हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये हिंदुस्तान ने किया है। तो विद इन अ फ्यू आवर्स उनको ये पता चल गया कि जी ये हिंदुस्तान ने किया है और उन्होंने उंगलियां उठा ली और फिर उन्होंने ये कहा कि हम चुन चुन के मारेंगे। तो जब चीफ मिनिस्टर ये बात करते हैं कि हम चुन चुन के मारेंगे, तो फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स किसके लिए बनी थी? क्या आपने इन दहशत गर्दों को अदालत नहीं घसीटना, बस चुन चुन के मार देना? जी देखिए, पहले ही फैसला कर लेना। जाहिर है हम तो चूंकि जब दुनिया के सामने जाएंगे तो हम तो एविडेंस लेकर जाएंगे। अगर भुट्टी साहब, मुझे ये भी यकीन है कि इंशाल्लाह अगर अदालत में वो दहशतगर्दों को पेश करते हैं, जो कि मुश्किल होगा उनके लिए, यहाँ तो हमने देखा है कि ये ऐसे दहशतगर्द हैं जो अमेरिकी हथियारों से लेस हैं। आपको मालूम है कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला था उसमें फिर जो अमेरिकी हथियार जो फिर चार बंदूकें जो हैं वो वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी फैक्ट्री तक ट्रेस की कि वो किस साल में वहाँ बनी थी, अब उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स के साथ। तो लिहाजा इनके पास जदीद तरीन असला है, तो एक मुश्किल काम है, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा ये होनी चाहिए रियासत की कि वो इन दहशतगर्दों को बतौर एक मुजरिम ट्रीट करे, एक जंगी। लेकिन हमें यूं लग रहा है कि जिस किस्म की एक तज़वीराती सोच है जो जाफर एक्सप्रेस में, एक स्ट्रेटेजिक थॉट थी ना कि ट्रेन को हाईजैक करना बड़ा रेयर है दुनिया की तारीख में, लेकिन उन्होंने ट्रेन को हाईजैक करके पाकिस्तान को ये सिग्नल दिया। तो इतनी जल्दी फिंगर पॉइंटिंग करनी चाहिए थी? जी नहीं करनी चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज जो स्टैंडर्ड हम हिंदुस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पर भी अप्लाई होता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। नाजरीन कहीं ना जाइएगा, एक बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरिद सेगमेंट हमने तैयार किया हुआ है। वक्फे के बाद हम आपको बराह रास्त चंडीगढ़ लेके जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हालिया पाक इंडिया कशीदगी के बाद इंडिया में मुसलमानों और नाकदीन के खिलाफ रियासती जबर में नुमाया इजाफा देखने में आया है और इसके अंदर बीजेपी के जो ओहदेदार हैं वो पेश रहे हैं, चाहे वो नाकदीन हो, चाहे वो कर्नल सोफिया कुरैशी हो। इसी हवाले से हमने बात करने के लिए दावत दी है एक ऐसे सहाफ़ी को जिसने बड़ी जुर्रत करके वो हमारे टीवी स्क्रीन के पर आए हैं, इसलिए चूँकि जिन सहाफ़ियों को हमने कॉल की उन्होंने कहा कि इस वक्त कदगनें लगी हुई हैं और
और हम पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर नहीं आ सकते। मगर शिविंदर सिंह साहब जो हैं, एक मुसन्निफ़ हैं, एक सहाफ़ी हैं, कैरावैन और न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री को कंट्रीब्यूट भी करते रहते हैं। वो इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिविंदर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मौसम कैसा है चंडीगढ़ का? शुक्रिया मुनीज़े, मेहरबानी। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मौसम तूफान है, आंधियां हैं, बारिश है, इस तरह के मौसम में फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं जी। तो आपने तो हमेशा बात की अमन की, आपने हमेशा बात की कि जी जो मौसम है वो अच्छा होना चाहिए, दोनों तरफ जो है टेम्परेचर्स को कूल डाउन होना चाहिए। तो इसी से शुरू करते हैं। ये बताइए कि जो हालात बने, कशीदगी हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसके बाद क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हुए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ी है या घटी है? मुनीज़े, बिल्कुल इसी अमन की कामना करके ही मैं इस मौसम में, इस माहौल में, सियासी माहौल में आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि लोगों को ये रहे कि पाकिस्तान में भी इस तरह के बंदे नहीं होते, ना ही हिंदुस्तान में इस तरह के, जो दोनों मुल्कों का मीडिया परिभाषित कर रहा है या दिखा रहा है। दूसरी बात, जो आपका सवाल था उस पर आता हूँ। देखिए, दोनों तरह की परसेप्शन ही चल रही है। एक तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी का जो कद बड़ा है या कम हुआ है, ये तो कई सारे ऐसे सवाल है जो आने वाले समय में भी हमें पता लगेंगे। लेकिन इस समय जो चीजें हो रही है, एक तो ये सामने आया कि जो नरेंद्र मोदी के बारे में एक छवि थी कि देखो जी, ये तो सबक सिखाने वाले नेता है, ये है वो है, वो थोड़ी सी उस पर डेंट पड़ा है कि नहीं, ये किसी के कहने पे भी मान सकते हैं, चाहे वो ट्रंप हो या और हो। उसको लेके उनके अपने हमायती जो मतलब कह रहे थे कि मोदी जी का शायद 56 इंच का सीना है, तो वो उनमें भी थोड़ा सा हुआ कि नहीं, ये क्या कर दिया, ये तो मतलब लड़ाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। उसके लिए उनकी तनकीद भी उनके मित्र कर रहे हैं, उनके फॉलोअर कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी मुखरता से नहीं हो रही, लेकिन हो रही है। दूसरी तरफ सरकार अपना बयानिया गढ़ रही है कि नहीं, हमने तो ये जंग जीत ली है। इसके लिए ऑलरेडी प्रचार भी हो रहा है, बीजेपी के लोग प्रचार भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज जो रेलवे में भी जैसे जो टिकट वगैरह होती है, उस पर भी इस तरह की ऑपरेशन सिंगूर की फोटो वगैरह भी लगाई है, ये खबर आ रही है। मतलब कि वो अपनी जीत, इसको एक जीत के रूप में दर्शा रहे हैं, जैसे कि आपके फौजी हुक्मरान भी इसको अपनी जीत के रूप में दिखा रहे हैं। सेम उसी तरह हिंदुस्तान की हुकूमत भी कर रही है जी। और शिविंदर साहब, ये बताइए कि आप चूँकि अमृतसर के, बल्कि मैं अमृतसर से ज़्यादा करीब हूँ और लाहौर जो है वो अमृतसर से ज़्यादा करीब है, आप तो फिर थोड़ा दूर बैठे हुए चंडीगढ़ में, मगर ये भी खबर आई थी कि जो ड्रोन वहाँ पे गिरे, और अब ये इसके ऊपर भी कंटेंशन है, इसके भी कंट्रोवर्सी है कि क्या वो ड्रोन पाकिस्तान से आए थे या हिंदुस्तान से आए थे, मगर उन्होंने एक गुरुद्वारे को डैमेज ज़रूर किया है। उसको लेके पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी के अंदर इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, अमृतसर वाले किसी गुरुद्वारे को डैमेज नहीं किया, ये तो इस तरह की खबर नहीं। जो पहले थी पुंछ में थी, पुंछ में एक गुरुद्वारा को के बारे में आई थी खबर, लेकिन पुंछ तो कश्मीर में हो गया ना, जम्मू कश्मीर में। पंजाब में ऐसी नहीं, पंजाब में ये खबरें जरूर आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ ड्रोन वगैरह छोड़े गए थे, जिनका इरादा था कि हरमंदिर साहब है जो सिखों का मुकद्दस स्थान, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन बाद में आज एक बयान फौज की तरफ से आया है कि जो मतलब फौज ने कुछ ऐसा किया भी, उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई वो हरमंदिर साहब के अंदर कोई ऐसी उन्होंने कोई सुरक्षा कवच लगाई होगी, वो बातों का उन्होंने खंडन किया है। लेकिन ये बात तो अभी भी शायद बयानिया है कि ऐसे इस तरह के जो हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, जिससे कि दरबार साहब को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये एक बयान था, ये मतलब हमें ये इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये भारतीय तरफ से था, भारत की तरफ से एक बयानिया था, फौज की तरफ से बयानिया था, वो है। इसमें यही होता है मुनीज़े कि जैसे आपके पाकिस्तान की तरफ से एक बार था कुछ दिन पहले, जब ये माहौल खराब था, कि भारत की तरफ से भी कुछ ऐसा किया गया जिसने कि ननकाना साहब को शायद नुकसान पहुंचाना था। तो अब इसमें होता क्या है कि जो आम सिख होता है ना, वो दोनों तरफ के मतलब अब सच्चाई क्या है वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन वो परेशान जरूर होता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी लड़ाइयाँ या जंगें देखी है, जैसे 71 की होगी, और उसमें कभी भी ऐसा मामला आया नहीं था दोनों तरफ से कि किसी गुरुद्वारा को नुकसान पहुंचाने का। इससे थोड़ा सा जो आम सिख धर्म को मानने वाला है वो चिंतित होता है। सो इस तरह की बयानियां जो हमारे पास वही है जो दोनों तरफ से आ रही हैं। शिविंदर साहब के
जो लोग भी बात करते हैं, जो तनकीद करते हैं नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत के ऊपर, तो उनके पर हमने देखा है कि सेडिशन के पर्चे हो जाते हैं। हाल ही में एक मुसलमान प्रोफेसर हैं, शोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और अली महमूदाबाद, और वो महमूदाबाद फैमिली के आप समझ लें कि एक जानशी हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया और कंडीशंस के ऊपर उनको छोड़ा गया है कि जी आप बात नहीं करेंगे, मजमून नहीं लिखेंगे। तो क्या तंग हो गई है ज़मीन, आप बिल्कुल तनकीद नहीं कर सकते अपनी मौजूदा हुकूमत के ऊपर? मुनीज़ बात ये कि एक ना ये हिंदुस्तान में तो चलो है ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि ओवरऑल भी ना यदि हम पूरे जो डेमोक्रेसी का एक वर्ल्ड संकट भी हमें दिख रहा है। आप देखिए कि यूएसए में जो ट्रंप है वो उन यूनिवर्सिटियों की ग्रांट को ख़त्म कर रहे हैं जो मतलब उनकी तनकीद कर रही है। पाकिस्तान में भी कोई तनकीद के मामले में, कोई करने के मामले में इतना खुशगवार मौसम नहीं है। ये ओवरऑल एक हमारे ना कि पूरे मुल्क का संकट है, जब पूरी दुनिया में इस तरह की ताकतें काबिज हैं जो मतलब जिससे डेमोक्रेसी सिकुड़ रही है, मतलब वो मतलब उसमें जो एक स्पेस थी वो ख़त्म हो रही है। लगभग हिंदुस्तान में भी इस तरह का सफर हो रहा है। पाकिस्तान में तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ उस तरह डेमोक्रेसी ने अपनी जड़ें ही नहीं जमाई। जी, ये चीजें अमन के बात करने वालों के लिए ये चुनौती है। मुझे लगता है कि उनको ये चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। जी, तो शिविंदर साहब, आपने तो हमेशा अमन की बात की, आपने कहा कि हुकूमतें जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, मगर अमन की आशा हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी रही है, हिंदुस्तान में भी रही है। तो आप जैसे लोग जो अमन की बात करते हैं, कितना कठिन है अब हालात, और क्या आप देखते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट था अमन की आशा, अब उसके ऊपर हमेशा से ताला लग गया है? मुनीज़, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मैं खुद एज ए एक्टिविस्ट नहीं हूं, अमन की आशा से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं उन सहाफ़ियों में एक हूं जो मतलब दोनों मुल्कों में बेहतर संबंध देखना चाहते हैं, और मैं इस पे बारे में लिखता भी हूं, बोलता भी हूं, बहुत वोकल होकर भी बोलता हूं। मैंने ये देखा इन दिनों, थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि जैसे हिंदुस्तान वाले बंदे हैं, जब थोड़ा सा माहौल ख़राब होने लगा उन्होंने एकदम मतलब अमन की बात करना छोड़ दी, पता नहीं डर के या क्या बात है। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, पाकिस्तान में वो अपनी फौज की जय करने लगे, इधर हिंदुस्तान वाले अपनी सरकार की करने लगे। मुझे लगता है कि इस माहौल में हमें थोड़ा सा जोर शोर से बात करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस माहौल में यदि कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद कहे या हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद कहे, बहुत 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 बड़े जिक्र की बात है। क्योंकि पहले हमारे पास ऐसे लोग होते थे, जैसे अस्मा जहांगीर थी या फिर कुलदीप नैयर थे। एक बार मैंने महसूस भी किया कि आज के समय में ये दोनों लोग मुझे बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि आज के एक्टिविस्ट, यदि आपका बयानिया चाहे वो सहाफ़ी हो, सहाफ़ी का भी ये काम ये होता है कि जब इस तरह का माहौल होता है तो वो आग लगाने का काम मत करे। यदि वो आग बुझा नहीं सकता, आग लगाए मत, कम से कम फैक्ट पे अपने ध्यान दें। जी जी, शिविंदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बराह रास्त चंडीगढ़ से ज्वाइन किया, और मेरा ख्याल है आप एक वाहिद सहाफ़ी हैं जिन्होंने जंग बंदी के बाद किसी भी पाकिस्तानी टीवी शो के ऊपर आपने शिरकत की है। आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि सहाफ़ियों का काम सिर्फ ये नहीं होता कि जलती के ऊपर तेल डाले, बल्कि जब जंग के बादल छाएँ तो तब अमन की भी बात करें। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।